नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के इस सिलसिले को। भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर अलकायदा के 2 आतंकी कई आतंकी वारदात को अंजाम देकर विदेश फरार हो गए हैं। आतंकी सैयद मोहम्मद और अरसियान और रेहान की तलाश जोर शोर से जारी है। दोनों आतंकी अलकायदा और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैं। रॉ और आईबी की टीम को दोनों के बारे में अहम जानकारी मिली है। जांच एजेंसी दोनों को पकड़ने का प्लान भी बना रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों आतंकियों का संपर्क बिहार और झारखंड से भी है। दोनों ने कई युवाओं को पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। एनआईए को भी दोनों आतंकियों की तलाश है। गोपालगंज में जमीनी विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में तनाव है। गोली मारने वाले आरोपी के घर में लोगों ने आग लगा दी। घटना कुचायकोट की मटीहथा गांव की है। बेगूसराय में लूटपाट के इरादे से अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मार दी है। व्यवसायी अपना दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी अपराधियों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। बेगूसराय में भी अपराधियों का तांडव देखा गया। बीती रात 6 घंटे के दौरान अपराधियों ने लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया। अपराधियों ने ट्रक चालक को लूटने की कोशिश की और जब उसका विरोध उसने किया, उसे भी गोली मार दी गई। खूंटी में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। धनबाद में जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह को रांची रिंपास भेजा गया। धनबाद के डॉक्टरों ने विशेष चिकित्सीय जांच की सलाह दी है। संजीव सिंह मेमोरी लॉस की बीमारी से ग्रसित है। संजीव पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी है। नवादा में यात्रियों से भरी एक ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए। घटना रोह थाना क्षेत्र के घोराही के पास की हुई। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हाथियों के झुंड ने एक महिला और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सहरसा में डॉक्टर को कान पकड़कर उठक बैठक कराने के मामले में पूर्व बीडीओ गौतम कृष्ण को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व बीडीओ को गिरफ्तार करने गई सदर थाना पुलिस के साथ उनके समर्थकों ने धक्का मुक्की भी की। मुंगेर में पति की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। घटना वासुदेवी ओपी थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव की है। महिला ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। मधुबनी में अड़रिया संग्राम ओपी थाना के नवानी गांव में चोरों ने एक घर से करीब 9 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित परिजनों की माने तो दरवाजे की कुंडी काटकर चोरों ने लाखों की संपत्ति उड़ा ली। मधुबनी की राजनगर थाना पुलिस ने 647 बोतल देशी विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर शराब की इस खेप को जब्त किया है। मुंगेर में बीती रात सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया। घटना बरियापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर परसंडो गांव के पास की है। मधुबनी के लौकाहा में भूतही बलान नदी के किनारे एक महिला का शव मिला है। बताया जा रहा है कि महिला नदी किनारे घास काटने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। बाद में कुछ महिलाओं ने अरहर की खेत में महिला का शव देखा। पटना सिटी में अपराधियों ने जमकर फायरिंग की है। गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि अविश कुमार गोलंबर के पास विजय यादव, अजय कुमार और सचिन कुमार एक गैरेज में बैठकर अलाव ताप रहे थे। तभी 5 से 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर में नशे की हालत में एक होमगार्ड जवान ने जमकर हंगामा किया। जब होमगार्ड के डिविजनल कमांडेंट ने नशेड़ी जवान की फटकार लगाई तो वो उनसे भी भिड़ गया। बाद में नशे की हालत में हंगामा कर रहे जवान वीरेंद्र सिंह को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। नशेड़ी जवान पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में कौवे की अचानक हो रही मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। यहां सकरा के चंदनपट्टी गांव में आम के बगीचे में एक साथ 10 से ज्यादा मरे हुए कौवे पाए गए हैं। ग्रामीणों ने इसे लेकर अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने बर्ड फ्लू से कौवों की मौत से इनकार किया है। अरवल की कलेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मुर्गी के चूजे लदे गाड़ी से 83 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि शराब की खेप लखनऊ से दरभंगा ले जाई जा रही थी। आपको बता दें कि कलेर पुलिस ने 12 दिनों के भीतर शराब की तीसरी बड़ी खेप को जब्त किया है।
गया की परैया थाना पुलिस ने आपराधिक वारदात की योजना बनाते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। गया से बीते 10 दिनों से लापता युवती का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पटना एसएसपी गरिमा मलिक ने पदभार संभालते इस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की। इसे लेकर जिले भर के थाना अध्यक्ष, डीएसपी और एसपी के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान एसएसपी ने सभी को पुलिसिंग का पाठ भी सिखाया। पलामू से कांग्रेस नेता अजय दुबे की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। वहीं अजय दुबे का शव मेदिनीनगर पहुंचा तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेडमा चौक जाम कर विरोध जताया। खूंटी में नशे की खेती पर पुलिस का डंडा चलाया। कर्रा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में जंगली इलाके में करीब 7 एकड़ में लगी अफीम की अवैध खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। गिरिडीह की पचंबा पुलिस ने लोहपीटी गांव में शराब की 2 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान भारी मात्रा में शराब और करीब 4 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। चतरा में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी कंपनी के ट्रक, जेसीबी, बाइक समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला खाली कराने के मामले में हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने 3 जनवरी को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 देश रत्न मार्ग पर तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार की ओर से बंगला आवंटित किया गया था। सत्ता से जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बंगला खाली नहीं किया। फिलहाल यह बंगला डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को अलॉट है। आज का दिन महागठबंधन के लिए बेहद खास होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की एक अहम बैठक है, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। महागठबंधन में शामिल हुए वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बिहार की सियासत में इस महीने भोज का दौर चलने वाला है। कई पार्टियां मकर संक्रांति के लिए भोज की तैयारियों में जुट गई है। महागठबंधन में शामिल हुए विकासशील इंसान पार्टी अपने सहयोगियों को आज माछ भात का भोज देने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बताया कि इस माछ भात के भोज में महागठबंधन के तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। साथ ही उनका दावा है कि माछ भात के भोज के जरिए लोकसभा की 40 सीटें महागठबंधन को जिताएंगे। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहां एनडीए की तरह हकमारी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि माछ भात भोज में वो शामिल होंगे और इसी दौरान महागठबंधन को जिताने की रणनीति भी बनेगी। महागठबंधन की आज होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि सीटों का बंटवारा होटवार जेल से हो रहा है। महागठबंधन एक परिवार बचाने में लगा है, जबकि एनडीए देश को बचाने के लिए निकली है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि माछ भात शुभ संकेत होता है। दोपहर में माछ भात खाकर शाम में चाय की चुस्की पर चर्चा होगी। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप के बयान पर पलटवार किया है। नीरज ने तेज प्रताप को आड़े हाथों लिया। नीरज ने तेज प्रताप को पढ़ने लिखने की नसीहत दे दी। रांची में सीएम रघुवर दास की डीसी और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम विकास योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। मिशन 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव से जुड़ी समितियों का ऐलान कर दिया। इसके तहत उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को संकल्प पत्र यानी चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पार्टी की प्रचार शाखा का प्रमुख बनाया गया है। बीजेपी की इन चुनाव समितियों में राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत अन्य पार्टी के दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी की खास बात यह है कि इसमें झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी शामिल किया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी में 20 लोगों को शामिल किया गया है। अर्जुन मुंडा को मैनिफेस्टो कमेटी में जगह मिलने पर प्रदेश बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड चुनाव प्रभारी मंगल पांडे रांची पहुंच रहे हैं, जो 3 दिनों तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश के 310 ब्लॉक को चिन्हित किया गया, जहां एक ब्लॉक का एक लीडर के नाम से पार्टी जनसंपर्क अभियान चलाएगी।
प्रधानमंत्री के पलामू दौरे को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पलामू डैम के बनने से झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि यहां विस्थापितों की समस्या सबसे अधिक है और इस मुद्दे पर दिल्ली में मंत्री से बातचीत हुई और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। गुमला दौरे पर आई बीजेपी विधायक बिमला प्रधान ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ईमानदारी से हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने को लेकर काम कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लगाया। तेजस्वी यादव को खाली करना होगा बंगला। पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला सुना दिया है। तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना होगा। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को खाली करने के लिए तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी। इस फैसले को लेकर पटना हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन भी है। तो आज तमाम लोगों को इंतजार था इस फैसले का और ये फैसला आ गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना होगा और अब तेजस्वी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन भी है। 5 देश मार्ग पर जो बंगला अलॉट किया गया था तेजस्वी यादव को, उसे लेकर लगातार विवाद चल रहा था। पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इसे खाली कराने का नोटिस भवन विभाग को दिया था और इसके बाद तेजस्वी यादव ने डबल बेंच में अपील की थी, जिस पर आज फैसला आया है और फैसले से तेजस्वी को बड़ा झटका लगाया है। तेजस्वी को बंगला खाली करने को कहा गया। तेजस्वी को बंगला खाली करना होगा। हालांकि तेजस्वी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो बड़ा झटका लगा तेजस्वी यादव को, उन्हें बंगला खाली करना होगा। पटना हाईकोर्ट से झटका लगा। आज नजरें टिकी थी इस फैसले पर कि क्या कुछ फैसला आएगा पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से। और तेजस्वी यादव को पटना के हाईकोर्ट के डबल बेंच से भी झटका लग गया है और फैसला आ गया है कि तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद आरजेडी को भी थी कि डबल बेंच में तेजस्वी यादव को राहत मिलेगी और बंगला खाली करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन डबल बेंच से बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव को। फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था चीफ जस्टिस की बेंच ने और अब इस पर सुनवाई के बाद आज फैसला भी सुना दिया गया। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को खाली करने की पहले राज्य सरकार ने नोटिस दिया था खाली करने को लेकर तेजस्वी को, लेकिन इसके खिलाफ डबल बेंच में गए तेजस्वी यादव और आज इस पर फैसला भी आ गया। तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से बड़ा झटका, तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच की तरफ से आ गया है, फैसला आ गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी तमाम राजद के नेता करते नजर आ रहे थे। एक ऑप्शन है तेजस्वी के सामने कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से बड़ा झटका तेजस्वी यादव को। 5 देश रत्न मार्ग पर जो बंगला तेजस्वी यादव जिस पर रह रहे हैं अभी, उसे खाली करने का आदेश हाईकोर्ट के डबल बेंच ने दे दिया। अमित कुमार हमारे से फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, बड़ा झटका आरजेडी के लिए, लेकिन ये फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन अभी और हैं। देखिए, बिल्कुल अनूप, पटना उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। तेजस्वी यादव जो राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, कोर्ट ने एक सिरे से उसे खारिज कर दिया है और तेजस्वी की जो याचिका था उसे खारिज किया है। खैर, अब तेजस्वी यादव जो है वो जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर उन्हें यहाँ से निराशा हाथ लगेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये आस्था जाहिर की थी। आज भी जो हमारी बात आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनसे हुई तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें न्यायालय में पूरी आस्था है और उन्हें उम्मीद है कि पटना उच्च न्यायालय का डबल बेंच जो है वो उनके नेता तेजस्वी यादव को राहत देंगे। लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो इस कारण वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अब आखिरी रास्ता तेजस्वी यादव के पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही बचता है। तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट लता मिस से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ऑप्शन है अभी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच उनको झटका लगा है। बंगला खाली कराने को लेकर जो याचिका तेजस्वी यादव ने
डबल बेंच में दी थी हाईकोर्ट में, उस पर फैसला आ गया है और ये कहा गया कि बंगला खाली करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। अब सवाल यहां ये है कि इस पर क्या आरजेडी राजनीति भी करेगी या फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या राज्य सरकार बंगला खाली कराने के लिए एक्शन में फिर से आएगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले राज्य सरकार ने इसे लेकर भवन विभाग को आदेश दिया था कि बंगला खाली कराए, कवायद भी शुरू की गई। विभाग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन यहां आरजेडी के नेताओं ने, विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां से बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि डबल बेंच में सुनवाई चल रही थी, लेकिन डबल बेंच से झटका अब जब लगा है तो अब ये कह सकते हैं, अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अब झटका लगा है तो दोबारा हो सकता है कि राज्य सरकार एक्टिव हो, दोबारा कोशिश करेगी बंगले को खाली कराने की। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि पिछली दफा जब भवन निर्माण विभाग ने ये पटना जिला प्रशासन को आदेश जारी किया था तेजस्वी के बंगले को खाली कराने को लेकर के जब आदेश जारी किया था, तो उस आदेश को इंप्लीमेंट करते हुए जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो पहुंचे थे तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने। उस दौरान तेजस्वी यादव के वकील ने ये आर्गुमेंट किया था जिला प्रशासन से कि अभी ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, मुख्य न्यायाधीश जो है एलपी शाही, उनकी बेंच में ये मामला चल रहा है, सुनवाई पे है, तो फिलहाल इस कार्रवाई को रोकी जाए। और उसके बाद जिला प्रशासन ने भी उनके आर्गुमेंट को माना था, तेजस्वी यादव के वकील के आर्गुमेंट को माना था और वो कार्रवाई रोक दी गई थी। लेकिन चूंकि अब ये जो निर्णय है पटना उच्च न्यायालय का, डबल बेंच जो है उनका निर्णय आ चुका है, इनकी याचिका, तेजस्वी यादव की जो याचिका है उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो जाहिर सी बात है निश्चित तौर पे जिला प्रशासन जो है वो दोबारा से एक्टिव होगी और तेजस्वी यादव का जो बंगला है जो खाली कराने को लेकर के आदेश भवन निर्माण विभाग ने जारी कर रखा है उसे इंप्लीमेंट जरूर उस पर करेगी। अमित, क्या आजकल तो तरीके ऐसे हो गए हैं कि पहले से तैयारी होती है अर्जी की और इधर याचिका खारिज हुई, उधर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाती है, क्या वक्त देंगे, वक्त लगेगा याचिका दायर करने में सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि अगर वक्त देते हैं तेजस्वी तो मुश्किलें और बढ़ेगी, क्योंकि राज्य सरकार अपना एक्शन में आएगी और शायद बंगला खाली कराने की कोशिश करेगी। देखिए, न्याय प्रणाली में जो है वो नियमावली से चलती है और जो नियमावली है, जो कानून के जानकार है उनसे हमारी बात हुई तो कानून के जानकार का कहना था कि कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाएंगे। अगर इस कंडीशन में चूंकि हाईकोर्ट ये याचिका खारिज कर दी है तो अब ऐसे में 14 दिन या 10 दिन के बाद ही जो है तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाएंगे, उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे फिर से, और उसके बाद जो सिंगल बेंच ने याचिका को रद्द किया है, डबल बेंच ने जो याचिका को रद्द कर दिया है, तो इन तमाम जो कार्रवाई है हाईकोर्ट की उसको, उसके दस्तावेजों को इंडोर्स करना होगा और उसके बाद ही ये हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव के वकील जो है वो लगा पाएंगे। और वो भी उस याचिका को अगर सुप्रीम कोर्ट एडमिट करती है, मंजूर करती है, तब जाकर करके तेजस्वी यादव के पास थोड़े जो है कानूनी जो हाथगंडे हैं वो हासिल होगी और उसके बदौलत तेजस्वी यादव फिर से जो है वो बंगले में रह पाएंगे, हवाला देकर के कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट एडमिट नहीं करती है तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव को फौरन ये बंगला खाली करना होगा और जिला प्रशासन के लोग भी जो है वो कड़ाई से जो नियमावली है उसका हवाला देते हुए तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने के लिए मजबूर करेंगे। अमित, थोड़ी विडंबना है क्योंकि बंगला खाली करने का आदेश जारी हो गया है, याचिका खारिज हो गई डबल बेंच हाईकोर्ट से, लेकिन आज इस बंगले में अहम बैठक है महागठबंधन की, क्या कुछ होगा आगे, क्या तस्वीर दिखेगी? देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो है इसको लेकर के सियासत भी तेज होगी। जैसा हमने पहले बताया अनूप कि पहले सुबह हमारी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से जो आरजेडी के मुखर प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार पक्ष के जो लोग हैं, चाहे हम बात नीरज कुमार की बात कर ले, जेडीयू के मुखर प्रवक्ता है, बीजेपी के मुखर प्रवक्ता जो है निखिल आनंद है, सभी ने एक सुर में कहा है कि कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो सरकार अपना काम करेगी, जो विभाग है वो संबंधित विभाग जो है वो अपना काम करेगी और अब जाकर के एक बार फिर से सियासत खूब देखने को मिलेगी। शाम तक क्या कुछ होती है परिस्थितियां किस, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी अपडेट लेंगे क्योंकि शाम में अहम बैठक है आज तेजस्वी यादव के बंगले पर और आज ही ये फैसला आ गया है। बंगला खाली कराने को लेकर राज्य सरकार के आदेश को डबल बेंच में याचिका दी थी, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने, लेकिन डबल बेंच से झटका लगा तेजस्वी यादव को, याचिका खारिज हो गई है और अब तेजस्वी को बंगला खाली करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। और चलिए आप सबको सीधे लिए चलते पटना, जहां सीएम नीतीश कुमार का लोक संवाद कार्यक्रम चल रहा है।
डाटा कलेक्शन जब किए, डाटा कलेक्शन के बाद जो जितना डेटा हम कलेक्ट कर पाए कि क्या क्या गवर्नमेंट लैंड है और क्या प्राइवेट लैंड है, उसके हिसाब जो डेवलप किए हैं। तो सेंट्रल इसमें जैसे रिवर फ्रंट का इशूज है, रिवर फ्रंट पे इंक्रोचमेंट को सोचते हुए किस तरह से रिवर फ्रंट को हम डेवलप कर सकते हैं, रिवर फ्रंट पे हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद महाबोधि के सामने जो एरिया खाली है, अभी वैकेंट स्पेस है, कुछ इंक्रोचमेंट का है, कुछ वैकेंट स्पेस है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर टाइप से यूज कर रहे हैं वैकेंट, उसको हम कैसे रीडेवलप कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ का रोड को कैसे हम एक स्मार्ट रोड में डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जैसे महाबोधि टेम्पल है, उससे जो मेरा फर्स्ट रेडियल है उसमें जो है टोटली ट्रैफिक फ्री इको जोन हो, तो उसके अंदर का रोड किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, क्या ट्रैफिक मूवमेंट होगा या नहीं होगा, उसका एक हम डिटेल दिए हैं रोड सेक्शन में डालते हुए कि किस तरह से उस रोड को हम डेवलप कर सकते हैं। जो करेंट रोड विड्थ है उसके साइड में जो मेरा अनयूज्ड स्पेस है उसको यूज करते हुए कैसे उसको हम रीडेवलप कर सकते हैं। ये एक रोड का हम सेक्शन और एक डिटेल बनाए हैं कि जिसमें कैसे हम हर चीज़ को इंक्लूड करते हैं। बेसिकली मेरा हम लोग का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेन प्रॉब्लम है, तो उसमें हम दो चीज़ें सोचे थे। एक न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन है, सिस्टम है जो इंटरनेशनली लोग यूज कर रहे हैं स्मार्ट सिटी में, जैसे बार्सिलोना में यूज कर रहा है, फिर स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम में भी लोग यूज कर रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन को हम इम्प्लीमेंट करें उस सिटी में। छोटा एरिया अगर जो हम लेकर चलते हैं, अभी 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का भी एरिया है, तो हम रोड में ही उसको डाल सकते हैं कि डायरेक्टली हम जो जितना भी वेस्ट है उसको हम ऊपर से डाल दें और न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन में हम वैक्यूम से उसको खींच के एक जगह कलेक्ट करके रीयूज कर सकें। इन फ्यूचर हम फेज वाइज चाहते हैं कि अगर जैसे सिंपल सा था कि बार्सिलोना को एक स्मार्ट सिटी बनाने में लगभग 150 ईयर्स लग गया। क्रेडा का कॉन्सेप्ट था, एक बहुत छोटा सा वॉल था, उसको डेवलप करके आज के डेट में वो जो है सेम कंडीशन शिकागो का रहा है। तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर अभी फर्स्ट फेज में हम लोग ट्रैम का प्रोविजन कर सकते हैं इफ़ वी हैव फंड इशूज, बट इन फ्यूचर हम लोग कैसे उसको मेट्रो में भी हम साथ लेके चल सकते हैं। साथ में रोड पे जो सर्विसेज का प्रॉब्लम है, अगर रोड बना रहे हैं तो सर्विसेज को हम रोड के अंदर अभी लेके चलते हैं, तो उसको हम फ्यूचर में बार बार रोड को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, वो प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। ये एक एरियल व्यू था होल सिटी का कि जो ओल्ड सेटलमेंट है उसको कैसे हम कंजर्व करते हुए हम रेस्ट एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं। महाबोधि टेम्पल के बैक साइड में लगभग 10 फीट का जो है वो है लेवल डिफरेंस है, तो हम ओवरब्रिज से कनेक्ट करके कैसे हम जो है रिवर फ्रंट को कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक उसका रिवर फ्रंट का वो था। तो उसके बाद माइक्रो डिटेल में जाते हैं तो कैसे हब सिस्टम से जो अभी तो लोक संवाद में सीएम तमाम लोगों से उनकी राय ले रहे थे। काफी दिनों बाद सीएम लोक संवाद में पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं एक बार फिर सुपरफास्ट खबरों की। सियासी घमासान के बीच भोपाल में बीजेपी ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम गायन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत दिग्गज नेता शामिल हुए। भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगेगी। राजनाथ सिंह, विनय सहस्त्रबुद्धे बैठक में शामिल होंगे। यूपी में सपा और बसपा के बीच हुए गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किए जाने के बाद भी कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस के शामिल न होने से भाजपा को फायदा होगा। दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में एक शख्स को कुत्ते को पत्थर मारना भारी पड़ गया। कुत्ते के मालिक ने उस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी।